वेलकम टू आवर चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो दोस्तों देखिए, हमने पिछले 2 वीडियो में हिंदी भाषा का विकास डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने पहले में उसके टॉपिक और दूसरी वीडियो में उसका टेस्ट भी किया है। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप हिंदी से जुड़े हुए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वर्णमाला, जिसमें कि हम स्वर और व्यंजन पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उत्तराखंड के एग्ज़ाम में जनरल पेपर में जितने स्वर व व्यंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला से आगे बढ़ने से पहले कल के क्वेश्चन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने आपको भाषा का विकास का क्रम बताया था, जिसमें कि सबसे पहले होती है संस्कृत, ठीक है। तब होती है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो थी वो अष्टाध्यायी थी और जिसके लेखक थे पाणिनि, ओके। नेक्स्ट है हिंदी का विकास। तो हिंदी का विकास पूछा जाता है तो हिंदी का विकास हुआ है सौर सेनी अपभ्रंश से, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हिंदी एक फारसी शब्द है, ये भी आपको याद रखना है। और हिंदी भाषा जो है वो भास नामक धातु से बनी है, ओके। और बता चुका हूँ मैं ये कल, लेकिन एक बार रिवीजन करना आवश्यक है। देखिए, भास का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। और यह एक संस्कृत का शब्द है, ओके। अब देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक रूप से जो होती है वो ध्वनि होती है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने कल डिस्कस किया था वो इसी से रिलेटेड था। और लिखित की बात करें तो लिखित में होती है वर्ण। और वर्ण का विकास देख लेते तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, ठीक है, लिखित में। उसके बाद अक्षर, अक्षर से बनता है पद या शब्द, उसके बाद एक पदबंध और उसके बाद उपवाक्य और अंत में बनता है एक वाक्य दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लिखित रूप में बात करें, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। उसके बाद देखिए, वर्णों से अक्षर बनता है, अक्षर से पद बनता है या शब्द बनता है, उसके बाद एक पदबंध बनता है, उसके बाद उपवाक्य और उसके बाद एक वाक्य बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों वर्णमाला में, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। बारीक से बारीक चीज़ें मैंने इसमें रखने का प्रयास किया है। तो चलिए अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि कल जब टेस्ट होगा तो आप अच्छा गेन कर पाएँ अपना स्कोर, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। देखिए, अब आते हैं वर्णों की संख्या। तो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए, 2 तरीके से हम वर्णों को डिफाइन करते हैं, ठीक है। पहला है उच्चारण और दूसरा है लेखन। उच्चारण की बात करें तो उच्चारण की दृष्टि से टोटल होते हैं 45 वर्ण, जिसमें कि 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। लेखन के आधार पर बात करें तो लेखन के आधार पर ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 52 वर्ण हो जाते हैं, जिसमें कि 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। सब मैं आपको बताऊंगा कि स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, सभी में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों वर्ण। तो देखिए, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है। तो वर्ण देखिए, का और आ की बात करें तो देखिए, इसमें आपको 2 वर्ण दिखते हैं, ठीक है। एक सिंपली अगर का हम देखें, जैसे का है, का एक व्यंजन है, ठीक है। तो का में 2 वर्ण छिपे हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले तो का और दूसरा आ। तो इसमें क्या हो गया, इसमें वर्णों की संख्या तो 2 हो गई दोस्तों, ठीक है। स्वर इसमें 1 और व्यंजन इसमें 1 हो गया। तो 1 व्यंजन और 1 स्वर है इसमें, तब मिलाकर ये एक वर्ण बना दोस्तों, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्वर में, ओके। तो स्वर क्या होते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना अवरोध या किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है उसको स्वर कहते हैं। यानी कि स्वतंत्र रूप से हम जिनका उच्चारण करते हैं वह स्वर होते हैं दोस्तों, ठीक है।
देखिए स्वर देखिए अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग आ। ठीक है, 13 स्वर होते हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हिंदी में स्वर होते हैं 13, और जो लास्ट में ये जो अंग आ होते हैं, ठीक है, ये अयोगवाह कहलाते हैं। इनको अयोगवाह कहा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी बनता है इनसे कि अंग या आ ऑप्शन में दे देगा और कहा जाता है कि निम्न में से अयोगवाह शब्द चुनिए। ठीक है, तो अंग आ आपको चुनना है, ये अयोगवाह शब्द होते हैं। अब आते हैं दोस्तों स्वरों के प्रकार, तो जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं अब ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, या मूल स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, या प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। तो जो ह्रस्व स्वर या मूल स्वर होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आ ई उ और री। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए मूल स्वर आपको याद करना है आ ई उ री, और जो बाकी बचते हैं वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, मूल स्वर आपको याद करना ही है, आ, छोटा ई, छोटा उ और छोटा री। और दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ औ आ जाते हैं। ठीक है, तो मूल स्वर आप याद करेंगे तो दीर्घ स्वर आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वर क्या क्या होते हैं? तो देखिए किसी शब्द को हम ज़्यादा खींचते हैं, जैसे राम। अब राम को हम अगर राम पढ़ेंगे, या ओम को हम ओम पढ़ेंगे, ज़्यादा खींच लेते हैं किसी शब्द को, तो उसमें ये प्लुप्त स्वर लग जाता है। ठीक है, जैसे आपने किसी को जब पुकारते हैं तब कैसे, जैसे राम को पुकारते हैं राम। ठीक है, तो आ को हम ज़्यादा खींच लेते हैं तो कुछ ज़्यादा खींच लेते हैं, तो इसलिए इसमें प्लुप्त स्वर का उपयोग होता है। चिन्ह आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है निम्न में से प्लुप्त स्वर छांटिए, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण। तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से स्वरों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। ठीक है, ओष्ठ के आधार पर, तालव्य के आधार पर, और मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, तो ओष्ठ के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ओष्ठ जो है वो हमारा या तो वृत्ताकार खुलता है और अवृत्ताकार खुलता है। ठीक है, देखिए जब वृत्ताकार हमारा खुलता है तो उसमें हम उ ओ औ और आ, जो ऊपर आगत स्वर है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करना। देखिए वृत्ताकार जब आप अपने ओंठ को वृत्त के रूप में बनाते हैं तो देखिए उ ओ और अ। ठीक है, आवृत्ताकार देख लीजिए, जब आप आवृत्तकार बना देते हैं, मतलब वृत्त नहीं बनता है जिसमें, तो देखिए आ ई ए। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कौन वृत्ताकार शब्द है, स्वर है, और कौन आवृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्ताकार उ ओ औ, जिसमें कि ओंठ एक वृत्त बनाता है उसको वृत्ताकार कहते हैं। ठीक है, आवृत्ताकार आपको समझ में आ चुका होगा। अब आते हैं दोस्तों तालव्य, यानी कि जीव। तालव्य कहा जाता है जीव को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है इसमें अग्रस्वर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले है अग्रस्वर, तालव्य के आधार पर अग्रस्वर। तो देखिए अग्रजीव के अगले हिस्से हम क्या बोलते हैं, ई ए। ठीक है, अग्रस्वर जो यानी कि जीव के अगले हिस्से से पहले आगे वाले हिस्से से बोला जाता है। तो आगे वाले हिस्से से देखिए आ तो बोला नहीं जाएगा, क्योंकि आ तो पीछे पीछे से बोला जाता है। तो अग्रस्वर से ई ए। प्रैक्टिस करना आप मुंह खोल के करना। ठीक है, अग्रस्वर में तो ई ए हो जाएगा। ठीक है, मध्य स्वर की बात करें तो आ जो है वो मध्य स्वर में रखा जाता है। आप इसको पश्च स्वर में भी रख सकते हैं अगर ऑप्शन में मध्य स्वर नहीं है। ठीक है, पार्श्व स्वर में तो देखिए ये जीभ को आप पीछे ले जाइए और उसमें बोलिए आ उ ओ औ, तो काफ़ी आसानी से बोले जा सकता है। अगर आपको अग्रस्वर याद हो गया, अग्रस्वर में ई ए, तो आप बाकियों को कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, और बोल के देखोगे तो आप काफ़ी आसानी से इसको कर पाओगे दोस्तों एग्जाम में। अब आते हैं दोस्तों मुंह खुलने के आधार पर। ठीक है, मुंह खुलने के आधार पर पहला है संवृत स्वर, यानी कि बहुत कम मुंह खुलना। तो देखिए आप देखेंगे जो 13 स्वर है हमारे, तो देखिए ई जब हम बोलेंगे तो ई में ई और बड़ा ऊ में सबसे कम मुंह खुलता है। ठीक है, तो संवृत स्वर आपको याद रखना है, संवृत यानी कि सबसे कम मुंह खुलना। तो सबसे कम मुंह खुलता है बड़ा ई और बड़ा ऊ में। आप बोल के देखिए ई ऊ। ठीक है, फिर अर्ध संवृत में आते हैं, यानी कि संवृत से थोड़ा ज़्यादा मुंह खुलता है जिसमें, तो छोटा ई हो जाता है ई ऊ। ठीक है, विवृत यानी कि बड़ा, जिसमें सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो सबसे ज़्यादा मुंह किसमें खुलता है, देखिए आ ए ओ। ठीक है,
बोल के आप देखेंगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। उसके बाद है अर्धविवृत। तो देखिए अर्धविवृत में अधिक खुलने से थोड़ा कम खुलेगा, ठीक है। तो ए, ओ और आ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों जो कि परीक्षा में काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अमूमन पूछा जाता है। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मूल स्वर पूछा था, ठीक है। उसमें पूछा था कि मूल स्वर इनमें से कौन सा नहीं है। तो उसमें आ, ई और री ऑप्शन में था, और उसमें ए ऑप्शन में गलत था, ए था उसमें। तो आपको पता है मूल स्वर आ, ई, उ, री होता है, आ, ई, उ और री, ठीक है। तो उसमें आ, ई तो ऑप्शन में था, उ की जगह ए था, तो ए उसका आंसर था। कि उसमें पूछा था कि मूल स्वर कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आते हैं हम दोस्तों स्थान के आधार पर। तो देखिए जो आ, ठीक है, ई, उ, उ, ए, ओ, औ, ठीक है, और बीच में री। तो काफ़ी तरीके से समझाऊंगा आपको, आप ध्यान से देखना। देखिए कंठ, तालु, ओष्ठ और मूर्धन्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा कि आप ये याद कर लीजिए KTM, ठीक है। KTM आप याद रख लीजिए, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धन्य या ओष्ठ, ये आप याद रख लें, ठीक है। तो देखिए आ जो होता है, जो फर्स्ट जो होता है वो कंठ होता है, यानी कि के, ठीक है। ये आप याद रखना है। स्वरों की बात हो रही है अभी दोस्तों, स्वरों की बात कर रही है अभी, व्यंजन में हम नहीं आए हैं, तो आप स्वरों को ढंग से समझ लो, ठीक है। तो स्वरों में कौन सा कंठ से निकलता है, कौन तालु से निकलता है, कौन ओष्ठ से निकलता है, कौन मूर्धन्य से निकलता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। देखिए गाइस वीडियो लंबी हो रही है तो आपको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंठ देखिए, कंठ में दोस्तों सबसे पहले है आ और आ, ठीक है। पहले के जो दो हैं वो कंठ में आएंगे, ठीक है। फिर आता है ई, फिर वो आता है तालु में, ठीक है। के, टी हो गया, कंठ, तालु। ओष्ठ देखिए, ओष्ठ तो आप ऊ से ओष्ठ याद कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ओष्ठ से ऊ जो होता है वो ओष्ठ से उच्चारण होता है, ठीक है। जितना ओष्ठ खुलता है वृत्ताकार, तो ऊ वैसा ही हम बोलते थे। अब आती है मूर्धन्य, मूर्धन्य, ठीक है। मूर्धन्य बोली जाती है रीज, ठीक है। फिर आती है देखिए कंठ था और तालु था, यानी कि आ और ई मिलकर बनता है दोस्तों ए, ठीक है। आ और ई मिलकर ए बनता है, देखिए आ प्लस ई, ये बनता है दोस्तों ए, ये आपको याद रखना है। यानी कि कंठ और तालु मिलकर क्या बनता है, कंठ तालव्य। तो ए हो जाता है दोस्तों कंठ तालव्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कंठ तालव्य ए और ए, तो ये कंठ और तालु से मिलकर बनता है, यानी कि आ प्लस ई से मिलकर बनता है ये, ठीक है। फिर आता है कंठ और ओष्ठ, यानी कि आ प्लस आ, ठीक है, ओष्ठ आ प्लस ऊ, तो आ प्लस ऊ से बनता है ओ, ये आपको याद रखना है। तो आ प्लस ई से बनता है ए, और आ प्लस ओ से बनता है तुम्हारा कंठोष्ठ, ठीक है। आ प्लस ऊ से ओ और आ प्लस ई से ए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कंठ से सबसे पहले आ और आ, ये दो जो पहले होते हैं, छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ से। फिर तालु की बात करें तो ई और ई, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया कि तालु अग्र स्वर जगह ई और ई बनता है, ठीक है। ओष्ठ में आपको पता है कि ऊ और ऊ, जो री होती है ये मूर्धन्य होती है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए कंठ तालु जो बनता है वो कंठ और तालु से बनता है, तो कंठ है इसमें आ और तालु है ई, यानी कि आ प्लस ई मिलके बनता है ए, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद है कंठ और ओष्ठ। तो कंठ से आ और आ स्वर आते हैं, और ओष्ठ में ऊ और ऊ, यानी कि आ प्लस ऊ मिलकर बनते हैं ओ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा। एक दो बार ढंग से देखिए, नोट्स बनाइए, आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे। और ये पोर्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पोर्शन आता ही आता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों व्यंजन, ठीक है। देखिए व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं पहले। तो देखिए व्यंजन वह वर्ण है जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, ठीक है। तो स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र वर्ण के उच्चारण में आ स्वर की ध्वनि छिपी होती है। मैंने आपको ऊपर बताया था, देखिए का, जैसे का होता है सिंपली का, तो उसमें एक आ वर्ण की ध्वनि छुपी होती है। देखिए हलंत का लगाना पड़ेगा और उसके बाद आ, तो ये जो आ है ये ध्वनि छिपी ही होती है हर किसी में। व्यंजनों की संख्या हिंदी में 33 है, ठीक है। स्वरों की 13 और व्यंजनों की 33। देखिए व्यंजन जो मुख्यतः होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। काफ़ी ट्रिक से बताऊंगा आपको। देखिए ये टेबल देखिए, ये है स्पर्श व्यंजन की टेबल, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ।
दोस्तों देखिए, देखिए अब तो देखिए ये है स्पर्श व्यंजन। तो देखिए का वर्ण से और पा वर्ण तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको व्यंजन अगर वर्णमाला आती होगी, देखिए कचट तप, मैंने इसकी ट्रिक भी लिखी हुई है। देखिए कचट तप यानी कि का से का वर्ग, फिर चा वर्ग आता है, का खा गा गा चा छा छा या टाठा टाठा अणा ताता ताता ना पाफा पापा माँ। ठीक है, तो कचट तप आप ये याद सीक्वेंस याद रख सकते हैं। अगर आपको वर्णमाला नहीं आती है तो कचट तप ये आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कंठ से कौन से व्यंजन निकलते हैं। तो देखिए जो का वर्ण होता है, इसकी ट्रिक की मैंने यहाँ पे लिखी है। ट्रिक है इसकी KTM 2, है ना। बच्चे बोलते हैं ना पापा पापा KTM 2 में, है ना। नौकरी चाकरी है नहीं, लेकिन बोलते हैं क्या, तो कि हमें कीजिए KTM। तो KTM 2 इसकी ट्रिक है। तो का वर्ण से हो जाएगा के, यानी कि के से हो जाएगा कंठ, और कंठ से कौन सा जो वर्ग बोला जाएगा, ये का वर्ग बोला जाएगा। उसके बाद है टी, तो चा वर्ग कौन सा, चा से हो जाएगा चा वर्ण, और टी से हो जाएगा तालु। ठीक है, टा वर्ग, टा वर्ग किससे बोला जाएगा, तो टा की KTM का चट, और KTM यानी कि मूर्धन्य, मूर्धन्य से कौन सा वर्ग बोला जाएगा, ये टा वर्ग। उसके बाद है KTM 2 यानी कि डी, डी से कौन सा हो जाएगा, ता वर्ग, और ता से कौन सा, टी से दंत्य वर्ग। ठीक है, और पा वर्ग में KTM 2 ओ से, ओ से कौन हो जाएगा, ओष्ठ्य। तो देखिए कचट तब आपको याद रखना है, और KTM 2 आपको याद रखना है। के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप ट्रिक याद करोगे, आपको देखिए सबसे पहले वर्णमाला का सीक्वेंस याद होना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस आपको याद रखना है कचट तप। इसके बाद आपको ट्रिक याद करनी है KTM 2, कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, और ओ से ओष्ठ्य। ठीक है, काफ़ी सॉलिड ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए कुछ जो अलग है। देखिए अब हमने स्पर्श व्यंजन तो बात कर ली है, लेकिन जो अदर भी पूछे जाते हैं, जैसे यस है, ठीक है, या और सा। तो यस जो मैंने याद किया है दोस्तों, देखिए यस आपकी तालव्य यानी कि जी में होता है यस। आप चाहो किसी को अच्छा बोल के यस कमा लो, या किसी को बुरा बोल के अपनी सारी इज्जत कमा लो। ठीक है, तो या और सा आएगा, कि पूछा जाएगा या और सा इनमें से कि कौन सा व्यंजन है। ठीक है, तो तालव्य आपको याद रखना है। ठीक है, यस तालव्य यानी कि जीव। ठीक है, फिर आता है या और वाह। तो या और वाह है दोस्तों संघर्षहीन यानी कि अर्ध स्वर इनको बोला जाता है। नोट्स जरूर बनाना इनके। ठीक है, अब आता है, अगर आपसे पूछा हो कि सिंगल जो वाह है यह क्या है। ठीक है, तो ये दंतोष्ठ है दोस्तों। ठीक है, दंत और ओष्ठ से मिलाकर बनता है वाह। ठीक है, रा काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो रा जो है ये एक प्रकंपित और लुंठित स्वर है, लुंठित व्यंजन है दोस्तों। ठीक है, जो रा है ये प्रकंपित और एक लुंठित व्यंजन है, ये आपको याद रखना है। तो स्पर्श के आधार पर हो गए। अब आते हैं दोस्तों प्रयत्न के आधार पर। ठीक है, प्रयत्न के आधार पर देखिए जो स्पर्श संघर्षी, मैंने आपको अभी बताया था पीछे, संघर्षी में सभी आते हैं, सभी वर्ग के, लेकिन स्पर्श संघर्षी में आते हैं चा वर्ण दोस्तों। चा वर्ण आपको स्पेशली याद रखना है। जो कि चा वर्ण होता है ये स्पर्श संघर्षी वर्ण होता है। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हो, क्योंकि चा वर्ण एक पूरा है, चा छा जा जा या, ये एक स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। एक और पूछा जाता है, ये रा और ये ला, ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, रा मैंने आपको बता दिया प्रकंपित और एक लुंठित व्यंजन है, जबकि पार्श्विक जो है वो एक जो ला है वो एक पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है, आपसे पूछा जाए निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो ला पार्श्विक व्यंजन होता है। प्रकंपित या लुंठित रा होता है। यस जो या और शा है ये तालव्य होते हैं। ठीक है, या और वाह दंतोष्ठ है, और वाह भी दंतोष्ठ होते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अंतस्थ व्यंजन। तो या रा ला व ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा। इसके बाद होते हैं दोस्तों ऊसुम व्यंजन। ऊसुम व्यंजन जिसमें कि बोलने में एक शाह की ध्वनि या हवा निकलती है दोस्तों। ठीक है, तो आप शाह शाह सा हा बोलेंगे तो इसमें एक हवा टाइप निकलती है दोस्तों। ठीक है, बोल के देखिए शाह शाह सा हा, तो देखिए ऊसुम व्यंजन कहा जाता है इनको। ठीक है, तो इनमें बोलने पर क्या होता है, एक हवा तेज गति से निकलती है। अब इसके बाद है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। देखिए उत्क्षिप्त जो डा और ढा होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये देखिए डा, डा के नीचे, और ये ढा के नीचे भी एक बिंदी होती है, तो इनको कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। ठीक है,
फिर आते हैं दोस्तों अनुनासिक। तो अनुनासिक आपको पता है जो कि नाक से जिनका उच्चारण होता है लेकिन बिंदी नहीं होती है जिनमें, ठीक है। तो अनुनासिक उनको कहा जाता है। तो देखिए जो पंचमा अक्षर होते हैं दोस्तों, यानी कि हर वर्ण के जो पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा घा गा, चा छा जा जा या, टा ठा डा डा ना, ता था दा धा ना और पा फा बा बा मा, जो पांचवें अक्षर है या व्यंजन है, तो उसको कहा जाता है अनुनासिक, ठीक है। एक नाक से इनका उच्चारण होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट संयुक्त व्यंजन पर, ठीक है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन जो, देखिए संयुक्त व्यंजन 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों हिंदी में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले है दोस्तों छा, ठीक है। छा से क्षत्रिय है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो संयुक्त व्यंजन है ये किस किस से बनता है, देखिए ये बनता है का प्लस शा से दोस्तों, ठीक है। और देखिए का प्लस शा, तो इसमें हलंत लगाना अनिवार्य है दोस्तों, आप इसमें हलंत जरूर लगाओगे, ठीक है। तो देखिए दिख रहा होगा आपको, ये बनता है का, हलंत लगाओगे प्लस शा, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है त्रा दोस्तों, ठीक है। त्रा बनता है ता, हलंत लगाएंगे फिर रा, ठीक है। फिर आता है ज्ञा, ठीक है। तो ज्ञा बनता है जा प्लस या, ठीक है। ज्ञा बनता है दोस्तों ज्ञा से ज्ञानी, और ये बनता है जा, हलंत लगाया फिर या। इसके बाद है दोस्तों श्रा, श्रा से श्रमिक, और ये बनता है दोस्तों सलजम शाह, हलंत लगा के और रा। तो ये क्रम आपका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो शाह हो गया हमारा जो अक्षर क्षत्रिय, का प्लस सा, त्रा हो गया हमारा ता प्लस रा, और ज्ञा हो गया हमारा जा प्लस या, और शाह हो गया सा प्लस रा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि देखिए आपसे पूछा जाएगा कि जो ये शाह है यह किस वर्ण के बाद आएगा, ठीक है। तो वैसे अगर वर्णमाला में देखा जाए तो इसका किसके बाद आता है, या रा ला वा शा शा हा अक्षर तरा ज्ञा, तो हा के बाद आता है। लेकिन इसका जो ये वर्ण में आएगा तो ये का के बाद आएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि यह किस वर्ण के बाद आएगा, तो का, इस का वर्ण के बाद आता है शा, ये आपको याद रखना है। तो वैसे ही त्रा पूछा जाएगा तो त्रा जो है वो ता वर्ण के बाद आएगा, ठीक है। ज्ञा जो है वो जा के बाद याद आएगा, और शा जो है वो शा के बाद आएगा, ये आपको याद रखना है। आप ऐसा नहीं कि आप वर्णमाला को देखें और आपसे पूछा जाए त्रा किसके बाद आता है तो आपने शा आप वहाँ पे ऑप्शन में सही कर दिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनका हम संयुक्त व्यंजन इसी कहते हैं क्योंकि इनमें 2 वर्णों से जुड़ा रहता है, ठीक है। ता व्यंजन और इसमें रा, ठीक है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, तो इनका जो क्रम है वो ता के बाद आएगा, ठीक है। शाह जो है वो का के बाद, और ज्ञा जो है वो जा के बाद, और शाह जो है वो शाह के बाद। तो इनको आप एक बार लिखिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों, जितने भी मैंने व्यंजन बताए हैं ऊपर। और एक बार आप लिखोगे तो आपको कंप्लीटली याद हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला पार्ट, ठीक है। तो कल हम इसका भी टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे 2 टॉपिक छूट चुके हैं इसके व्यंजन के, उसमें सघोष व अघोष, ठीक है। कल हम डिस्कस करेंगे सघोष अघोष, और सघोष व अघोष, और अल्प प्राण व महाप्राण, ठीक है। का मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, सघोष व अघोष और अल्प प्राण व महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। तो कल आपका वर्णमाला क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो होगी आज, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।